तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन सेशन 03 कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला था। और उसी सीरीज के दो क्वेश्चंस जो कि मैं इस सेशन में डील करने वाला हूं, क्योंकि लास्ट सेशन का लेंथ, जो वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। और टू क्वेश्चंस हम इस क्वेश्चन सीरीज 4 में हैंडल करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, क्वेश्चन जो सेशन 3 का जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में देखना है, कैसे वहां पे डिफरेंट जो लॉज अप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबली उन्हें करना है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस में जहां कहीं आई या वी मतलब करंट या वोल्टेज फाइंड करना हो किसी भी ब्रांच में, तो वहां पर हमारा जो प्राइम मोटिव होना चाहिए, सबसे पहली थिंकिंग होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि यहाँ कौन सा पॉसिबल मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं। पॉसिबल मेथड इन द सेंस, क्या हम करंट को हर ब्रांच में स्प्लिट करके, क्या हर ब्रांच का करंट फाइंड करके इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, या फिर हम किसी नोड का वोल्टेज एज्यूम करें और फिर नोडल एनालिसिस करें, वहां से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये दोनों ही मेथड्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हैं। बट हमारा देखना ये है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो लग रहा है कि सॉल्व करते टाइम लेंदी हो सकता है, तो उसे अब केयरफुली अटेम्प्ट करिएगा। तो मैं ट्राई किया हूँ लास्ट 3 सेशंस में QS1 टू QS3 कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट क्या होना चाहिए देखने के बाद, उसी सीरीज में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोर्स। तो मैं कहूंगा नेचर ऑफ दिस सोर्स क्या है, नेचर ऑफ दिस सोर्स। ये सोर्स है, ये तो क्लियर है, नेचर ऑफ दिस सोर्स, ये सोर्स है। देखो, सबसे पहले मैं कहूंगा, ये बता चुका हूं जिस समय मैं डिपेंडेंट सोर्सेस पढ़ा रहा था, ये डेल्टा स्ट्रक्चर है ना, ये डेल्टा स्ट्रक्चर ही इंडिकेट करता है कि डिपेंडेंट सोर्स है। दिस डेल्टा स्ट्रक्चर इंडिकेट्स दैट सोर्स इज डिपेंडेंट। अगर ये सोर्स डिपेंडेंट है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा सोर्स है? अगर इस डेल्टा में एक एरो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब एरो इंडिकेट्स इट इज अ करंट सोर्स। एरो इंडिकेट्स इट इज अ करंट सोर्स। अगर एरो इंडिकेट कर रहा है कि करंट सोर्स है, तो इसकी डिपेंडेंसी क्या है? इसकी डिपेंडेंसी इस पर्टिकुलर ब्रांच के आई आई नाम के करंट पे डिपेंडेंट कर रही है। इसकी डिपेंडेंसी करंट पे है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सोर्स की वैल्यू क्या है? इस पर्टिकुलर सोर्स की वैल्यू है सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ आई आई। ये कांस्टेंट क्या है? ए आई। इस कांस्टेंट ए आई को हम बोलते हैं गेन फैक्टर। ए आई को हम बोलते हैं गेन फैक्टर, या बोल सकते हैं सिंपली करंट गेन, गेन फैक्टर बोल सकते हैं। नहीं तो क्योंकि ये करंट गेन है, तो सॉरी, क्योंकि ये करंट सोर्स है जो कि करंट पे ही डिपेंडेंट है, तो इसे हम करंट सोर्स भी बोल सकते हैं, सॉरी करंट गेन बोल सकते हैं। तो ए आई इज नथिंग बट करंट गेन। करंट गेन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे मैं कह रहा हूं आई वन सपोज 2 एम्पियर है, एक अलग एग्जांपल ले रहा हूं, और एक I2 नाम का करंट है जो कि 50 टाइम्स ऑफ I1 है। 50 टाइम्स ऑफ I1 है, इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या हो गई? 50 टाइम्स ऑफ 2 एम्पियर मीन्स 100 एम्पियर्स। तो ये करंट में जो गेन हुआ ना, ये 2 एम्पियर से 100 एम्पियर होना, ये गेन किस वजह से हुआ? इस गेन फैक्टर की वजह से, इस गेन फैक्टर की वजह से। और इसी गेन फैक्टर को हम ए आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम करंट गेन भी बोल सकते हैं। रेशियो ऑफ टू करंट्स करंट गेन होता है। तो ये जो ए आई है ना, ये I2 और I1 का रेशियो है, इसलिए इसे हम करंट गेन भी बोल सकते हैं और गेन फैक्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से सेकंड करंट जो कि फर्स्ट करंट पे डिपेंडेंट है, ये कुछ मल्टीपल टाइम्स बढ़ जा रहा है, यहाँ तो 50 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसीलिए इसे गेन बोलते हैं, गेन इन करंट। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा ये वाला करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये आई आई नाम के करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि ए आई टाइम्स हो रहा है।
तो यहाँ पे आई आई कैसे आया, क्या आया, इसकी हमें कोई नीड नहीं है जानने की। हमें सिंपल ये पता है कि जो इस ब्रांच में करंट है आई आई नाम का, उससे कुछ मल्टीप्लाई होके हमारा ये करंट सोर्स बन रहा है। सो इट मीन्स दिस करंट सोर्स इज डिपेंडेंट करंट सोर्स विच इज डिपेंडिंग ऑन करंट आई आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट सोर्स है बट डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन करंट। अगर कोई करंट सोर्स करंट पर ही डिपेंड कर रहा है तो इसे बोलते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इसे हम बोलते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या बोलते हैं? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, सीडीसीएस। तो नेचर ऑफ दिस सोर्स इज सीडीसीएस, यानी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। फुल फॉर्म इज करंट डिपेंडेंट, full form is current dependent current source. ओके, सो फ्रेंड्स आई थिंक इस क्वेश्चन का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। क्या गेन फैक्टर होता है, कैसे ये करंट गेन है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया, I1 या 2 एम्पियर माना, वहां से I2 इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ I1 किया, इसकी वैल्यू 100 एम्पियर आई। तो आपको मतलब समझ में आएगा कि गेन फैक्टर क्या होता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसमें एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो ये गेन फैक्टर्स क्या होते हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम थर्ड क्वेश्चन QS04 का सेकंड क्वेश्चन, ओवरऑल हमारी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन, जो ये QS3 एंड QS4 के बीच का ये थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा मोटिव है आई फाइंड करना। ठीक है, इसमें हमारा मोटिव है आई फाइंड करना। तो हमें कुछ नहीं लिखना है। अगर हमें ये आई फाइंड करना है, अगर हमें ये आई फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमारा प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए। देखो प्राइम मोटिव, मेरा मेरा प्राइम मोटिव इस तरह के क्वेश्चन को देखकर हमेशा ये रहता है कि हर ब्रांच का करंट फाइंड करो। देखो इस ब्रांच का करंट 1 एम्पियर दिया ही है, अगर इस ब्रांच का करंट 1 एम्पियर दिया, इस ब्रांच का करंट आई दिया है, तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा, इस ब्रांच का करंट क्या होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये दो, ये देखो इन पॉइंट्स के जो मैं डॉट किया हूं ब्लू पॉइंट्स, इन ब्लू पॉइंट्स के बीच में दो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, दो रजिस्टर्स हैं। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, यानी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में अगर दो रजिस्टर्स हैं, एक इधर है 5 ओम का एंड सेकंड रजिस्टर है हमारा 10 ओम का। अगर दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में, इन पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, इन पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में अगर दो करंट्स हैं, तो सॉरी दो रेजिस्टेंसेस हैं, और इसमें अगर करंट आई है, लेट सपोज यहां से टोटल करंट मान लो I1 आ रहा हो, चलो IX आ रहा हो, लेट सपोज यहां से टोटल करंट IX आ रहा हो, तो इस I की वैल्यू क्या होगी, ये लगेगा यहां से करंट डिवीजन रूल, यहां लगेगा CDR। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ CDR हो गया यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू CDR 5 डिवाइडेड बाई, मतलब जिस ब्रांच में फाइंड कर रहे हैं, दो पैरेलल ब्रांच हैं जिसमें टोटल करंट IX एंटर कर रहा है, तो I जो है एक ब्रांच पर्टिकुलर 10 ओम वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस I हमें दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5/15, मतलब सेकंड ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू ब्रांचेस मल्टीप्लाइड विद IX। ठीक है, और इस ब्रांच का करंट क्या होगा, इस ब्रांच का करंट होगा 10 डिवाइड बाई 15 इंटू IX। इट मींस ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 ओम वाली ब्रांच है, 5 ओम वाली ब्रांच है, इसकी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम वाली ब्रांच का हाफ है, तो जो करंट 10 ओम वाली ब्रांच में उसका डबल यहां होगा। इट मींस इसे लॉजिकली देखना, अगर यहाँ I फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो फ्लो करेगा वो 2I फ्लो करेगा। ये लॉजिकली आप समझ गए होंगे, मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया, क्योंकि ये 5/15 टाइम्स ऑफ IX है और ये 10/15 टाइम्स ऑफ IX है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट जो कि 5 ओम के अक्रॉस है डबल है उस करंट के जो कि 10 ओम के अक्रॉस है। यहां तक मतलब क्लियर हुआ। इसका मतलब यहां जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, ये एरो मैं इन्वर्ट करूं, इसका मेरा जो काम है वो इस एरो को इन्वर्ट करना, और इस एरो को इन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू, इस वाली ब्रांच की वैल्यू में करंट को 2I बोल दे रहा हूं, क्योंकि इसमें तो I दिया हुआ है। ये जो अलग से मेंशन किया ना, एक I ही हमें फाइंड करना है, अलग से मैंने I मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये I इस ब्रांच में।
तो I इसमें, 2I इसमें और 1 एम्पियर इसमें, बचा कौन अब? ओनली दिस ब्रांच इज लेफ्ट, ओनली दिस ब्रांच इज लेफ्ट। इसका मतलब हमें अब क्या करना चाहिए, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हम हर ब्रांच का करंट लगभग फाइंड कर चुके हैं। अगर हम अब हर ब्रांच का करंट फाइंड कर चुके हैं तो यहां से देखिए, ये देखो ये दो करंट यहां से बाहर निकल गए। इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए, मैं इस नोड को फोकस कर रहा हूँ, इस नोड को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इस नोड को अगर मैं फोकस कर रहा हूं तो यहां से एंटर कितना कर रहा है 1 एम्पियर, और यहां से लीव कितना कर रहा है, देखो 2 एम्पियर, सॉरी 2I इधर एंड I इधर, तो यहां 3I लीव कर रहा है। इसका मतलब अगर 1 एम्पियर एंटर कर रहा है, 3I लीव कर रहा है, तो यहां से जो आने वाला करंट है, यहां से जो आने वाला करंट है वो क्या होगा, वो होगा 3I माइनस 1, ठीक है। यहां से जो आने वाला करंट होगा 3I माइनस 1 होगा। ये सही से मैं लिखा नहीं हूं, हाँ अब ठीक है। ये इस ब्रांच में जो आने वाला करंट है वो 3I माइनस 1 हो गया। तो अब अगर इस ब्रांच का करंट मिल गया, जो 5 ओम वाली ब्रांच है इसका करंट मिल गया, तो जो वोल्टेज सोर्स के साथ 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ जो 5 ओम की ब्रांच है उसमें करंट कितना 3I माइनस 1, वो दिख रहा होगा आपको। आगे बढ़िए, तो यहां से हम कहीं चाहें तो एक केवीएल सेट कर सकते हैं। अगर हम एक केवीएल सेट करते हैं आउटर लूप में, ठीक है, अगर हम एक केवीएल सेट करते हैं आउटर लूप में ऐसा, ठीक है, अब मैं इसे ब्लैक से लेता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ये आउटर केवीएल है इसमें ब्लैक डॉट से लेता हूं, तो ब्लैक डॉट, अगर मैं इस ब्लैक डॉट से एक आउटर केवीएल यूज किया, ठीक है, तो यहां से देखिए 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3I माइनस 1, 5 माइनस 5 टाइम्स 3I माइनस 1 माइनस 10I इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से जो आया 5 माइनस 15I प्लस 5 माइनस 10I इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10 इक्वल टू 25I। तो I की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 10/25, 0.4 एम्पियर, ठीक है, ये आ गई 0.4 एम्पियर। ये कैलकुलेशन ठीक है आई कैलकुलेट करने के लिए। क्या किया मैंने, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या दिखा मुझे कि हर ब्रांच का मुझे करंट दिख रहा था। इसमें आई दिया था 5 ओम वाली में 2I हो जाएगा, इसमें 1 एम्पियर दिखा, थर्ड वाली में फाइंड किया और एक केवीएल सेट कर दिया। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये था कि मैं एक नोड पर वोल्टेज लूंगा। सेकंड मेथड फिर से मैं कहूंगा नोडल एनालिसिस। हर बार अगर पहला मेथड मेरा करंट को स्प्लिट करने के बाद केवीएल होता है तो सेकंड मेथड नोडल एनालिसिस होता है, सेकंड मेथड नोडल एनालिसिस होता है। और अगर इस क्वेश्चन में नोडल एनालिसिस करता हूं तो मैं क्या करूंगा, जो मैं डॉट वाला पोर्शन लिया हूं ना, इस जगह पे एक वोल्टेज मान लूंगा बड़ा सा V, ठीक है। अगर मैंने एक वोल्टेज V मान लिया तो अब हर ब्रांच में कह दूंगा करंट को आउटगोइंग मान लीजिए, हर ब्रांच में करंट को आउटगोइंग मान लीजिए। और अगर मैंने हर ब्रांच में करंट आउटगोइंग मान लिया तो पहले ही ब्रांच का जो करंट होगा, वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच का करंट होगा V माइनस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस 1 एम्पियर प्लस 2I प्लस I इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल रहा है कि V बाई 5 माइनस वन प्लस 3I इक्वल टू 0। ओवरऑल ओवरऑल जो यहां से निकल के आ रहा है वो आ रहा है V बाई 5 प्लस 3I इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन आ गई, ये रिलेशन आ गया V और I के बीच में। अब V और I के बीच में एक सेकंड रिलेशन और भी है। जिन जो लास्ट की दो ब्रांचेस हैं इनमें मैंने डायरेक्ट 2I और I का जो समेशन लिख दिया, इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, वी कैन ऑल्सो राइट 2I इक्वल टू V बाई 5।
तो यहां से जो v की वैल्यू है वो हमें आ जाएगी 10i, या ऐसा भी लिख सकते थे i इक्वल टू v/10, तब भी v इक्वल टू आ जाएगा 10i। ठीक है, तो इन लास्ट की दोनों ब्रांचेज में कोई भी मेथड, सॉरी, किसी भी करंट को निकाल लो, यहां से v और i का एक रिलेशन आ जाएगा, v इक्वल टू 10i। अब इस v इक्वल टू 10i रिलेशन को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, v इक्वल टू 10i को अगर मैं यहां पुट करूं तो ये हो जाएगा 10i डिवाइड बाई 5 प्लस 3i इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2i प्लस 3i इक्वल टू 4। इट मीन्स 5i इक्वल टू 2, तो i इक्वल टू अगर 2/5 मीन्स 0.4 एम्पियर। यही मोटिव था ना हमारा, i फाइंड करना। तो यहां भी देखो 0.4 एम्पियर, यहां भी देखो 0.4 एम्पियर। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा फिर से वही चीज, सेम डिस्कशन। क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा, हर ब्रांच में पॉसिबल करंट फाइंड करने की कोशिश की। एक बार हर ब्रांच का करंट हमारे पास आ गया तो हम सिंपली उसमें केवीएल यूज किए। कहीं पे भी जहां पॉसिबल लगता है आपको केवीएल यूज कर लीजिए, आपको उस पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी। एंड सेकंड एंड इंपॉर्टेंट मेथड इज नोडल एनालिसिस। जहां भी आपको एक कॉमन नोड दिख रहा है या नोड जो भी दिख रहा है आपको, वहां पे आप वोल्टेज मानिए और उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप केसीएल यूज करिए, नोडल एनालिसिस करिए, तो वहां से आपको उस पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, या जो भी अननोन करंट है उसके टर्म्स में उस वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे वोल्टेज था V और अननोन करंट I था, तो मुझे I और V के बीच में दो इक्वेशंस मिलनी चाहिए मिनिमम टू सॉल्व द I। तो अगर मुझे I और V के बीच में दो इक्वेशंस मिल गई तो एक में मैं क्या करूंगा, इस V को एलिमिनेट करूंगा I के टर्म्स में और सेकंड से I फाइंड कर लूंगा। ऐसा ही यहां भी किया, तो दोनों ही केस में I इक्वल टू 0.4 एम्पियर आया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेशन 4 का ये सेकंड क्वेश्चन था और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया। एंड फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में कोई डाउट है, देन यू कैन पोस्ट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपको कोई डिस्कशन करना हो रिगार्डिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर गेट एग्जाम, कि मैं कैसे अप्रोच करता था, इसके अलावा किन्हीं एडवांस सब्जेक्ट थी, अभी मैं नेटवर्क एनालिसिस रन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द नेटवर्क एनालिसिस। इफ यू वांट टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, यू कैन डिस्कस विद मी ऑन माय फोन। तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली इस यूट्यूब वीडियो के लिंक में अपने डाउट डाल सकते हैं, और वहां आपको जिस तरह का भी डिस्कशन चाहिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, जो भी डाउट आपको जिस समय पे चाहिए आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करके अगर मुझे आपकी डाउट को जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं सर कि मुझे आपसे कांटेक्ट करना है, देन आई विल कांटेक्ट यू। ओके, तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि मैं अपना बेस्ट वे दूं, कैसे मैं सॉल्व करता था क्वेश्चंस और कैसे मैं आपको बताऊं जिससे कि आप भी इन क्वेश्चंस को विद इन टाइम सॉल्व कर पाएं। नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व हर कोई करता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है विद इन टाइम कैसे अप्रोच करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि फर्स्ट टाइम में हम वही चीज हिट करें जो उस क्वेश्चन को लीस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व कराने में हमारे लिए हेल्पफुल हो। दिस इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, और कैन से ये नेटवर्क एनालिसिस का बहुत ही खूबसूरत वाला पार्ट है कि जिसमें हमें पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ अप्रोचेज होते हैं, हमारा माइंड जो है फिल ऑफ अप्रोचेज होता है, माइंड इज फिल्ड विद अप्रोचेज, और नहीं आपको पता लग रहा कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा अप्रोच मारना है, तो इस केस में हमारा टाइम वेस्टेज जरूर होता है। तो टाइम वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हमें इतना स्टिक रहना है प्रैक्टिस के साथ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्वेश्चन दिख जाए कैसे सॉल्व करना है।
तो बने रहिए आप साथ में, और हम लोग इसे कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी और कैसे मैं सॉल्व करता था आपको मैं बताता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आई थिंक इट इज इनफ फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो कमिंग वीडियो में देखो और अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ। गेट एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में जो भी क्वेश्चंस कॉमन आते रहे हैं या जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।